नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चेतिका शर्मा एंड यू आर वाचिंग एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया का सबसे वर्स्ट डिजास्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। हाँ जी, आपने सही सुना, चारनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। आखिरकार हुआ क्या था वहाँ पे, क्या रीजंस थे जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। बात करी जाए 26 अप्रैल 1986 की, 1:23 हो रहे थे। उस समय जो वर्कर्स थे वो टेस्टिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे वर्कर्स? टेस्टिंग कर रहे थे। तो क्या किया गया, जो कंट्रोल रोड्स थी सोवियत यूनियन के चारनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर पावर प्लांट के, जो चारनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके अंदर जो रिएक्टर नंबर 4 था उसकी लिड्स ऊपर नीचे होने लगती है। अब जो वर्कर्स थे आसपास, उन्हें ये बात समझ में अच्छे से आ जाती है कि अब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, तभी वो सोचते हैं कि अब हमें स्टॉप दबाना चाहिए। वो इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो कंट्रोल रोड्स बाहर है वो अंदर चली जाएंगी और ये जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो करेंगी। बट ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। कंट्रोल रोड्स अंदर तो घुस जाती हैं, बट जो रिएक्शन था वो और बुरा हो जाता है और जैसे ही कंट्रोल रोड्स अंदर जाती है एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे न जाने कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर जाता है और आसपास के यूक्रेन ही नहीं, स्पेन और स्वीडन तक भी फैल जाता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश भी देखने को मिलती है। ये मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ये बहुत ज़्यादा हार्म था हमारे लिए। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो घास पे गिरता है, गाय उसे खाती है और जो दूध निकलता है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की, रेडिएशन की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, जिससे जो दूध है आयोडीन 131 की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में जाके एब्जॉर्ब होती है और इससे क्या होता है, थायराइड कैंसर। हज़ारों बच्चों को थायराइड कैंसर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में कि ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोवियत यूनियन होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है चारनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए और प्लांट्स बनाने के लिए जो बिजली जनरेट करे। उसमें से एक पावर प्लांट था चारनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका रियल नेम है व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बात करी जाए, इसके अंदर 4 रिएक्टर्स थे, 1, 2, 3 और 4 और ये पूरे यूक्रेन देश की 10% बिजली को जनरेट किया करते थे, 10% बिजली देते थे और ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड पावर प्लांट था चारनोबिल का। मतलब सारे जो पावर प्लांट में पावर प्लांट्स थे उसमें से वही सबसे मोस्ट एडवांस्ड था। बात करी जाए एक्चुअली इस दिन हो क्या रहा था, अगर हम डिजास्टर पे आए तो उस दिन एक टेस्टिंग होने वाली थी। किस चीज़ की टेस्टिंग? पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है। हमें एनर्जी बनाने के लिए एक टरबाइन घुमाना होता है, टरबाइन घूमता है, वो अलग अलग केसेस में घूमता है। जैसे जो विंड है, विंड के कारण जो टरबाइंस है वो घूमते हैं, आपने देखा होगा, जिससे विंड एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। कोयले से स्टीम बनाई जाती है जो वाटर को हीट अप करती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी जो पानी है उसको भाप बनाने के लिए उसको हीट अप करना होगा। क्या करना होगा? हीट अप, जिससे वो टरबाइन घूमे। अब उसको अच्छे से एक बार हम समझते हैं। एक टरबाइन होता है जो घूमता है और जो वाटर होता है वो कूलेंट का काम करता है, जो कंट्रोल रोड्स और फ्यूल रोड्स के साइड में, ताकि उसका जो प्रेशर वगैरह है वो मेंटेन रहे और वो कूलेंट के जैसे काम करता है। अब क्या करना होता है, पानी कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, मतलब पुश होना चाहिए और अंदर उनका कूलेंट का काम हो जाना चाहिए। और अब क्या होगा अगर बिजली कट जाए तो? क्या होगा बिजली कट जाए तो वहाँ पे जो जनरेटर्स होते हैं, डीजल जनरेटर्स, उनका प्रयोग किया गया ताकि जो बिजली कट जाए तब उन्हें यूज़ किया जा सके, जिससे वो चालू रहे। पर उसको ऑन करने में भी, उसको चालू करने में भी 1 से 2 मिनट का समय लगता था। अब उस 1 से 2 मिनट
के समय के लिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो स्टीम होगा जो उस टरबाइन को घुमाता रहेगा, इतना स्टीम काफ़ी होएगा उसको कूल करने के लिए और उसको चलते रहने के लिए, उसके पंप करने के लिए इतना काफ़ी होगा। ये वो पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुके थे, पर ये रिएक्टर नंबर 4 पे कभी काम नहीं कर पाया था। आज तो वर्करों ने सोचा कि आज रात तो कम से कम ये ज़रूर काम करेगा। 25 अप्रैल 1986 को इसे टेस्ट करने के लिए तैयारी करते हैं, बट एक दिन डिले हो जाता है। तो अगले दिन जब उस टेस्ट की तैयारी करते हैं 11:10 पर वो टेस्ट की तैयारी करते हैं। अब वर्कर्स की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, वर्कर्स की जो नींद थी वो भी पूरी नहीं हुई थी। अब पहले हम बाकी की कहानी पे जाएं, उससे पहले एक बार हम रिएक्टर का काम देख लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। जो रिएक्टर है वो मेनली 3 चीज़ों से बना होता है, उसका जो कोर होता है, फ्यूल रोड्स, कंट्रोल रोड्स एंड मॉडरेटर। फ्यूल रोड्स क्या होती है, बेसिकली वो अंदर की रॉड्स होती है, और जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं उन्हें उनके साइड में लगाया जाता है ताकि जो रिएक्शन हो रहा है उसे स्लो डाउन किया जा सके, उसे क्या किया जा सके, स्लो डाउन किया जा सके। और जो मॉडरेटर है वो है ग्रेफाइट, और वो क्या करता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है। जो फ्यूल रॉड्स होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होने से बचाती है, और यूरेनियम डाइऑक्साइड प्लस यूरेनियम 235 आइसोटोप ये दोनों मिले हुए हैं ऐड। बात करी जाए तो हर एक एटम में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, कुछ के आइसोटोप्स भी होते हैं। जैसे बात करी जाए यूरेनियम की, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 238, U235, U234। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम, प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। और जो यूरेनियम 235 है यही ही न्यूक्लियर फिजन कर सकता है और एनर्जी क्रिएट कर सकता है। अब बात करी जाए तो जो एटम्स होते हैं वो टूटते हैं, अलग अलग हिस्सों में टूटते रहते हैं, और अगर कोई न्यूट्रॉन इससे टकराए तो भी वो टूट जाते हैं। इसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहा जाता है। एक के बाद एक टूटते जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी बन जाते हैं। इससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे जो टरबाइन है वो घूमता है। बात करी जाए तो वही एक दूसरे से टकराते हैं, दूसरे उन पे टकराते हैं और इससे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स बनी हुई हैं बोरॉन कार्बाइड की, जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, और जो रिएक्शन हो रहा है, जो स्पीड अप रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन करती है, और न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। हर फ्यूल रॉड्स के साथ साथ उसके अंदर कंट्रोल रॉड्स का भी यूज किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन को रोका जा सके और स्लो डाउन किया जा सके। टोटल एक के अंदर 211 रॉड्स होती है। अब बात करें मॉडरेटर की, तो मॉडरेटर किस चीज से बना है, मॉडरेटर बना है ग्रेफाइट से। किस चीज से, ग्रेफाइट से, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप, और न्यूट्रॉन्स को अलाउ करता है कि वो दूसरे एटम्स के साथ टकराए, उनकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो। बात करी जाए तो जो ग्रेफाइट है वो मॉडरेटर का काम करता है इसके अंदर। इसका एग्जांपल ये है कार जैसे चल रही है, अगर आप गैस पेडल दबाएंगे तो वो तेजी से भागेगी, और अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो वो धीरे हो जाएगी। इसके अंदर कार है यूरेनियम फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर काम कर रहा है गैस पेडल की तरह, और ब्रेक की तरह क्या काम कर रही है, कंट्रोल रॉड्स। मॉडरेटर स्पीड अप कर रहा है और जो कंट्रोल रॉड्स है वो स्लो डाउन कर रही है। ये इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था जितना हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा था। अब इसको न्यूक्लियर डिजास्टर जोन डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, केवल गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स के अलावा। पर हिरोशिमा और नागासाकी में सब जा सकते हैं, वहाँ पे रहना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है।
हो क्या रहा था एक्चुअली, उस टाइम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो 1600 मेगावाट्स तक थी, उन्हें 700 मेगावाट्स तक ले जाना था, बट रिएक्शन इतना कम स्पीड अप हो गया, इतना स्लो हो गया कि वो 30 मेगावाट्स तक पहुंच गया। वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तो क्या किया, इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसको कहते हैं ज़ीनॉन 135। ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। उस समय ये जो बाय प्रोडक्ट था वो इतना बन रहा था कि जो ब्रेक है वो इतना ज़्यादा लग रहा था, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा था वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है और एब्जॉर्ब किया जा रहा था, और इससे क्या हो रहा था, जो गैस का पेडल है वो बार बार दब रहा था, जिससे क्या हो रहा था, जो रिएक्शन है बहुत कम हो गया, बहुत स्लो हो गया। तभी वहाँ के जो रिएक्टर कोर है उसके अंदर ज़ीनॉन पॉइजनिंग का काम होने लगी है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़ीनॉन हो गई और इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी। तभी एंटनी डेलोफ उन्हें कहते हैं कि इसको और स्पीड अप करो, और स्पीड अप करो, कंट्रोल रोड्स को थोड़ी बाहर निकालो। तो उन्होंने कंट्रोल रोड्स थोड़ी बाहर निकाली और 1 बजे वो 200 मेगावाट्स तक पहुंच गई, बट ये अभी भी अपना टेस्ट नहीं कर सकते थे जब तक वो 700 मेगावाट्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो जो एंटनी डेटोफ थे वो कहते हैं और स्पीड अप करो, और स्पीड अप करो, और ज़्यादा कंट्रोल रोड्स बाहर निकालो। क्या करते हैं, 211 में से 8 को ही अंदर छोड़ते हैं, बाकी सारी निकाल देते हैं। पर रूल बुक के हिसाब से कहा गया है कि 15 से कम कंट्रोल रॉड्स किसी भी हालत में निकलनी नहीं चाहिए, बट इन्होंने कितनी छोड़ी, 8 कंट्रोल रॉड्स। ये नेगेटिव सिग्नल था। फिर वो 700 मेगावाट्स तक पहुंची और धीरे 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 ये रिएक्शन इतना स्पीड अप हो गया कि ये 3200 मेगावाट्स तक पहुंच गया। अब जो कोर था वो उसके अंदर जो स्टीम बनता है, जो पानी वो स्टीम में बदलने लग गया और इसमें वाटर कूलेंट का काम कर रहा था। इससे एक पॉजिटिव लूप क्रिएट हो गया। पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव लूप क्रिएट होना चाहिए, बट इससे क्या हो रहा था, पॉजिटिव लूप क्रिएट हो जा रहा था, जिससे स्पीड अप हुए जा रहा था, स्पीड अप हुए जा रहा था, स्पीड अप हुए जा रहा था। अब बात करें आज के टाइम पे, तो जो वाटर है उसको कूलेंट और मॉडरेटर अब दोनों की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि अगर पानी स्टीम में बदलेगा तो जो मॉडरेटर है वो भी थोड़ा स्लो डाउन होएगा, जिससे क्या होगा, एक नेगेटिव लूप क्रिएट हो जाएगा, जिससे रिएक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और रिएक्शन नहीं होगा। अब जो ज़ीनॉन है वो इतनी स्पीड पे जाने के कारण वो भी बर्न हो जाता है। ज़ीनॉन क्या प्रोडक्ट होता है, वो कुछ घंटों में, कुछ टाइम में जल जाता है अपने आप ही। अब एक एक्सट्रीम पावर सर्ज होने लगी और जो पानी है वो धीरे धीरे भाप में बदलने लगी। जो लिड्स है वो शेक करने लग गई, ऊपर नीचे करने लगी और पूरी बिल्डिंग में उसके शॉक वेव्स देखने को मिले। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 123 पे उन्होंने इमरजेंसी बटन दबाया, इमरजेंसी शटडाउन, जिससे क्या होगा, कंट्रोल रोड्स अंदर चली जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल रोड्स अंदर चली जाएगी। एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है बिल्कुल भी, पर इसके अंदर एक डिज़ाइन फ्लॉ था। क्या फ्लॉ था वो, कि जो कंट्रोल रॉड्स थी वो मेनली 2 पार्ट से बनी होती है। पहला पार्ट, ऊपर का पार्ट बोरॉन का, और जो उसकी जो नीचे की टिप होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट स्पीड अप करता है गैस पेडल की तरह। क्या करता है, स्पीड अप करता है, वो मॉडरेटर का काम करता है, जिससे जैसे ही सारी कंट्रोल रॉड्स अंदर डाली गई, अंदर गई, उसकी टिप पे ग्रेफाइट था। क्या था, ग्रेफाइट था, और ग्रेफाइट टच होने से एक ह्यूज ब्लास्ट हो जाता है और इतना स्पीड अप हो जाता है कि ये 33,000 मेगावाट्स तक पहुंच जाता है। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जो कोर है वो मेल्ट होने लगता है। इसके 2-3 सेकेंड बाद एक और पावरफुल रिएक्शन होता है, एक ब्लास्ट होता है। जो लिड्स थी, जो 1000 टन की लिड्स थी, वो फट जाती है और क्या हो जाता है, वो आग की लपटों में घिर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटीरियल बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो भी जल जाता है, कंबस्ट हो जाता है, जिससे इतना ज़्यादा ब्लास्ट होता है और 192 टन के जो यूरेनियम फ्लू था वो
बाहर एटमॉस्फेयर में जाने लगता है 5% का। तभी जो फायर अलार्म बजती है, फायर फाइटर्स आते हैं। उन्हें पहले ये नहीं पता था कि ये क्या है, उन्हें लगा होगा कि एक नॉर्मल फायर है, ठीक है बुझ जाएगी, पर वो एक नॉर्मल फायर नहीं थी, वो एक ग्रेफाइट की फायर थी। इतनी आसानी से वो बुझने वाली नहीं थी। तो तभी वो हेलीकॉप्टर्स को बोलते हैं, हेलीकॉप्टर्स मंगवाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड की बूंदें टपकाओ इसके ऊपर, जो इस आग को थोड़ा कम करेगी, इसकी रेडिएशन को कम करेगी। बट ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। किसी को अगर उस पर कुछ टपकाना है तो उसके लिए उन्हें उस आग के ऊपर उतरना होगा। एक हेलीकॉप्टर तो क्रैश कर गया जिसके अंदर 4 लोग मारे भी गए, और बाकी जो एक हेलीकॉप्टर बचा था वो आग के ऊपर जा ही नहीं पाया। अब वो ठीक तो हो गया, 10 दिन बाद वो आग बुझ गई, पर अब इतना ज़्यादा रेडिएशन का इफ़ेक्ट हो गया उनकी बॉडी पर, इतना एक्सपोज हो गया रेडिएशन का, जिससे उनको उल्टियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें सिम्टम्स देखने को मिले, और ये सिम्टम्स हमारी मौत का इशारा होते हैं। कुछ ही महीनों बाद 28 फायर फाइटर्स मारे गए। जिन्हें थोड़ा और कम एक्सपोज हुआ था वो 1-2 साल बाद, और जिन्हें थोड़ा और कम एक्सपोज हुआ था वो करीबन 10 साल बाद एक कैंसर का रूप ले लेता है। बात करी जाए तो इतने फायर फाइटर्स मारे जाते हैं। अब इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। क्या होता है, जो रिएक्टर का बेस होता है वो क्या करने लगता है, अब वो धीरे धीरे क्रैक करने लगता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, अब इस प्रॉब्लम के लिए एक नीचे वाटर की, रेडियो एक्टिव वाटर की एक टंकी है, जिसके अंदर कोई जाए उस वाटर को ड्रेन कर दे। क्या कर दे, उस वाटर को ड्रेन कर दे, जिससे वो जो हीट है वो अगर उससे टच ना करे, और अगर वो उससे टच कर गए तो इतना ज़्यादा हाई लेवल की हीट प्रोड्यूस होगी, और जिससे क्या होगा, एक इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा वाटर, तो हाई टेम्परेचर होगा, और हाई टेम्परेचर होके क्या होगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, जो लिक्विड होते हैं वो कम स्पेस लेते हैं, और जो गैस होती है वो ज़्यादा स्पेस लेती है। अगर वाटर भाप में बदलती है तो क्या हो जाता है, अगर हम किसी डब्बे की बात करें, अगर कोई बॉक्स है उसके अंदर वाटर भाप में बदली जा रही है, क्या होगा, जो गैस है वो ज़्यादा स्पेस लेगी, और जिससे एक ह्यूज ब्लास्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये थर्ड जो ब्लास्ट था, ये इतना बड़ा ब्लास्ट था जिससे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल था वो दूर दूर तक फैल जाएगा। क्या, दूर दूर तक फैल जाएगा। अब बस एक ही काम करना था, उस वाटर की जो टंकी है, रेडियो एक्टिव वाटर की टंकी, उसके अंदर से उस पानी को ड्रेन करना होगा, और इसके लिए किसी को हीरो होना पड़ता, यानी कि उसके अंदर डाइव करना है, उसके अंदर डुबकी लगानी है और वाटर का ड्रेन करना है। पर इससे मौत हो सकती है कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, और लिटरली आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होगा। अब ये 3 हीरो निकले हमारे, एलेक्साई, एनिलिको, वेरिली, बेजलपोव और बोरेल बोनिए। अब बात की जाए तो ये सिंपल डाइविंग इक्विपमेंट पहन के जाते हैं उस टंकी के अंदर, और एक लैंप की मदद से उन वॉल्स को देखते हैं जो ओपन की जा सके, जिससे पानी ड्रेन हो सके। बिलीव नहीं करेंगे आप कि हमारी इसके पूरे उसका सबसे बड़े हीरो निकलते, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते, और अगले 5 लाख सालों के लिए अनहेबिटेबल हो जाता है पूरा यूरोप। अब ये जो 3 डाइवर्स थे, इसमें बोरिस बेरोनोव की डेथ हो गई, पर अभी भी जो 2 थे, एलेक्साई, एनिलिको और एक और थे, जो उन अभी भी बचे हुए थे, वो अभी के टाइम तक भी जिंदा है। अब सोवियत यूनियन का एक और काम बच गया था, उस सारी चीज़ों को क्लीन अप करना। जब उन्होंने रिमोट कंट्रोलर्स क्लीनर्स को भेजा, जिससे जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो, पर जैसे ही वो रिमोट उसके पास जाने लगा, वो रेडिएशन की वजह से, रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से टूटने लगा। 2 लाख लिक्विडेटर्स भेजे गए, उनका नाम लिक्विडेटर्स रखा गया। 2 लाख लोग भेजे गए जो उसको साफ करेंगे। अभी भी एक ही कोल्ड वार चल रही है, और जो सोवियत यूनियन थी वो चाहती थी कि ये छुपा रहे दुनिया से, किसी को ये बात पता ना चले, पर ये स्वीडन तक पहुंच चुका था।
और यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश हो रही थी और स्वीडन में रेडिएशन के लेवल्स बहुत हाई होते जा रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्शन की हेल्प से पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि चार्नोबिल प्लांट से ये रेडियो एक्टिव मटीरियल आ रहा है। तभी एक्चुअली में उन्हें ये एक्सपोज करना पड़ा, मतलब ये बताना पड़ा, पब्लिक करना पड़ा कि यहाँ पे एक्चुअली में एक डिज़ास्टर हुआ था। वहाँ के लोगों को भी बहुत टाइम बाद ही पता चला कि यहाँ पे एक डिज़ास्टर भी हुआ था। इसमें सोवियत की जो गवर्नमेंट है उसको भी ब्लेम डाला जाता है। अब जो चार्नोबिल प्लांट था उसके 30 किलोमीटर के रेडियस पे एक एक्सक्लूजन जोन बना दिया है, जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, केवल गवर्नमेंट साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल साइंटिस्ट और वहाँ पे जो चीज़ों को चेक करने वाले हैं वो। अब इसके ऊपर एक सैक्रोफेगस टाइप का चीज़ बनाई गई जो कंक्रीट और मेटल की बनी हुई थी, जो रेडिएशन को अपने अंदर रखती थी। अब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नहीं था। 28 इयर्स के बाद ये इस पे क्रैक्स पड़ने लग गई, रस्टिंग होने लग गई, तो एक और चीज़ बनाई गई, एक सेफ कॉन्फिनमेंट। जब एक सेफ कॉन्फिनमेंट, ये सैक्रिफाइस उस बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया और उस स्ट्रक्चर को बनाने में $3 बिलियन लगे थे। 9 सालों में कंप्लीट हुआ, 2019 में कंप्लीट हुआ और ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ था। ये 100 सालों तक लास्ट करेगा और जो रिएक्टर है उसको अंदर रखेगा। अब जो सिक्योरिटी थी वहाँ की, अब देखने को ये भी मिलता है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चों के थायराइड कैंसर के केसेस मिलते हैं जो उस समय मौजूद थे और जिन्होंने दूध पिया था गायों का। वो जो ग्रास पे गिरा रेडियो एक्टिव मटीरियल, वो क्या था, जो वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जब घास पे गिरा और उन्होंने गायों ने खाया और फिर उससे जो दूध निकला उसके अंदर आयोडीन 131 की इतनी ज़्यादा मात्रा थी जो हमारे थायराइड ग्लैंड में जाके एक थायराइड कैंसर का रूप ले सकता है। इसके अंदर जिंजर कलर टेंट भी था, एक रेड कलर की जिंजर कलर टेंट था फॉरेस्ट जो पेड़ है उनके ऊपर, इसलिए उसका नाम रखा गया रेड फॉरेस्ट। इन सब की कॉस्ट पड़ी 235 बिलियंस। कितनी कॉस्ट पड़ी इन सब की? 235 बिलियंस। रिलोकेशन करने को, सर्वाइवर्स को बताने को, डिकॉन्टेमिनेशन करने को, एनवायरनमेंट को साफ करने को, इन सब की कॉस्ट पड़ी थी ये। अब मेजर क्या था, अब ये ब्रेकडाउन हो गया सोवियत यूनियन का। अब एक वर्ल्ड के में क्या की गई, एक कंस्ट्रक्शन रिसर्च की गई कि जो सारे पावर प्लांट्स हैं उनमें ये चेक किया जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और ये की थी वर्ल्ड एसोसिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी। अब क्या है इसमें, क्या किया जाएगा, सेफ्टी चेक की जाएगी और कैसे क्या चीज़ करा जाएगा कि अब इसकी सेफ्टी कैसे और बढ़ा सकती है। इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल ये है कि जो वाटर है उसे मॉडरेटर और कूलेंट दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे ये पॉजिटिव फीडबैक लूप नहीं बनाता, एक नेगेटिव फीडबैक लूप बना देता है। बात करी जाए अब तक 2000 तक, ये अभी भी 1, 2, 3 जो रिएक्टर है वो काम करते हैं और इसे डिसएमिनेट कर दिया गया है। अब एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो लोग हैं 2400 वर्कर्स है, ये अभी भी उसके अंदर काम करते हैं। 2400 वर्कर्स अभी भी उसके अंदर वर्क करते हैं, उसकी सेफ्टी चेक करते हैं, फायर फाइटर्स भी जाते हैं, सर्विस स्टाफ भी जाता है। उसके लेवल्स चेक करने के लिए 2 शिफ्ट लगती हैं हफ्ते में, जो चेक करती हैं कि रेडिएशन का लेवल ठीक है या रेडिएशन का लेवल नहीं है, वो चेक करता है। अब ये जो 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन था, वहाँ पे जो लोग थे, ह्यूमंस थे, उन्होंने कम्प्लीटली रहना छोड़ दिया। वहाँ पे पहले कुछ टूरिस्ट आया करते थे नेचर को देखने के, पर अब उसको बिल्कुल उसमें आना बहुत कम कर दिया। यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, ईगल्स, बियर्स और भी अलग अलग तरीके के वुल्स वगैरह, ये सब पाए जाते हैं। और बहुत सी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस नहीं हैं। इसके ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इस रेडिएशन का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, स्टोरी ऑफ चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।